नमस्कार, मैं हूं अनीता और आप देख रहे हैं मैं भी भारत का न्यूज बुलेटिन आदिवासी डेली। जब सरकार को आदिवासियों की जनसंख्या ही नहीं पता तो 15,000 करोड़ की रकम कैसे निर्धारित कर दी। स्कूल ही नहीं है तो 38,000 अध्यापक और स्टाफ भर्ती कहां होगा। इतनी तेजी से आदिवासी जनसंख्या नहीं बढ़ी जितनी तेजी से उन पर अत्याचार बढ़े हैं और एमपी लेड स्कीम में बदलाव पर सरकार ने अपने कदम पीछे खींचे हैं। इसके अलावा ओडिशा में चल रहा है राष्ट्रीय आदिवासी शिल्प मेला और आदिवासी नृत्य महोत्सव। ये सब होगा आज के बुलेटिन में। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बजट में 15,000 करोड़ की प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन योजना पर संसदीय समिति ने पूछा, सरकार पहले पीवीटीजी आबादी की जनसंख्या तो पता कर ले। आदिवासी इलाकों में एकलव्य स्कूलों में 38,000 अध्यापक और स्टाफ की भर्ती के दावे पर भी सवाल। जब स्कूल ही नहीं बनेंगे तो स्टाफ कैसे भर्ती होगा। नवंबर 2022 तक देश में 38% से ज्यादा वन अधिकार दावे खारिज, दस्तावेजों की कमी बड़ा कारण। सांसदों को SC/ST के लिए निश्चित पैसा करना होगा खर्च। सांसद निधि यानी एमपी लेड स्कीम में बदलाव पर सरकार ने लिया यू टर्न। एमबीबी पोल में आदिवासियों पर बढ़ते अपराधों और उनकी वजहों पर करेंगे चर्चा। और अब खबरें विस्तार से। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से और खबर है संसद से। इस साल के बजट में आदिवासियों के लिए बड़ी घोषणाएं की गई थी। इनमें से एक थी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी पीवीटीजी के लिए प्रधानमंत्री विकास मिशन। इसके तहत सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है। संसद की स्थायी समिति ने सरकार से पूछा है कि इस योजना के लिए 15,000 करोड़ का बजटीय आवंटन का आधार क्या है, क्योंकि जनजातीय मामलों के मंत्रालय के पास कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पीवीटीजी आबादी पर डेटा तक मौजूद नहीं है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय की अनुदान मांगों पर अपनी रिपोर्ट में बीजेपी सांसद रमा देवी की अध्यक्षता वाले हाउस पैनल ने ये बात कही। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि योजना के लिए आवंटन से पहले ही सरकार को सर्वेक्षण कराना चाहिए था। पैनल के मुताबिक पीवीटीजी की जनसंख्या के सही डेटा के बिना ये योजना सही परिणाम नहीं दे सकती। समिति ने उम्मीद जताई है कि मंत्रालय एक सुविचारित कार्य योजना के तहत पीवीटीजी के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करेगा। वहीं बजटीय आवंटन पर संसदीय समिति ने कहा कि पिछले 3 वित्तीय वर्षों में ये देखा गया कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय के लिए जो बजट घोषित किया जाता है वो बाद में कम कर दिया जाता है। समिति ने उम्मीद जताई है कि कम से कम इस साल सरकार फिर से आदिवासी मामलों के मंत्रालय के बजट में कटौती नहीं करेगी। इस साल के बजट में सरकार ने आदिवासी इलाकों में चलने वाले एकलव्य विद्यालयों में 38,000 अध्यापक और सपोर्ट स्टाफ भर्ती करने की घोषणा भी की थी। सरकार ने 2025-26 तक देश में 740 एकलव्य विद्यालयों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती करने का ऐलान किया था। योजना के ऐलान के कुछ ही हफ्तों बाद संसद के एक पैनल ने सरकार के इस दावे पर भी सवाल उठा दिए हैं। संसदीय समिति ने 740 EMRS स्कूलों के लक्ष्य पर चिंता जता दी है। पैनल ने बताया कि अब तक देश में केवल 401 स्कूल चालू हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता पर संसद की स्थायी समिति ने ये चिंता जताई। समिति ने अपनी रिपोर्ट मंगलवार को लोकसभा में पेश की। समिति ने कहा कि अब तक सिर्फ 401 विद्यालय चालू हुए हैं, यानी बाकी बचे 2 वित्तीय वर्षों में 339 EMRS को कार्यात्मक बनाना होगा। ऐसे में इस लक्ष्य को पूरा करने में शंका है, क्योंकि आदिवासी मामलों के मंत्रालय ने 2022-23 में EMRS के तहत 2,000 करोड़ रुपए के बजटीय अनुमानों में से 31 जनवरी 2023 तक केवल 1465.27 करोड़ रुपए ही खर्च किए थे। आपको बता दें, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय यानी EMRS
देश के दूरस्थ क्षेत्रों में कक्षा 6ठी से लेकर कक्षा 12वीं तक के अनुसूचित जनजाति के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। आदिवासी मंत्रालय के मुताबिक एक स्कूल को पूरा करने के लिए लगभग 2.5 साल लग जाते हैं। सरकार ने इन स्कूलों में साल 2025 तक 38,000 अध्यापकों की भर्ती करने के ऐलान से खूब वाहवाही बटोरी है। लेकिन सच्चाई ये है कि फिलहाल देश के अलग अलग राज्यों में चल रहे वर्तमान एकलव्य स्कूलों में जरूरत से कम 10,000 अध्यापक कम हैं। सोमवार यानी 13 मार्च से संसद में बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो गया है। ऐसे में संसद से ही एक और खबर आई है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत 30 नवंबर 2022 तक भूमि पर किए गए सभी दावों में से 38% को खारिज कर दिया गया है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने सोमवार को लोकसभा में ये जानकारी दी। मंत्रालय के मुताबिक नवंबर 2022 तक कुल दावों में से 50% से थोड़े ज्यादा लोगों को जमीन पर मालिकाना हक वितरित किए गए। मंत्रालय ने कहा कि राज्य सरकारों ने दावों को खारिज करने के सामान्य कारण बताए हैं। इनमें 13 दिसंबर 2005 से पहले वन भूमि पर कब्जा ना करना, वन भूमि के अलावा किसी और भूमि पर दावा पेश करना, एक साथ कई दावे पेश करना और पर्याप्त दस्तावेजों या साक्ष्य की कमी जैसे कारण शामिल हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि सामुदायिक वन अधिकार के तहत 24.42% दावे खारिज किए गए, जबकि वहीं व्यक्तिगत वन अधिकार के तहत 39.29% दावों को खारिज कर दिया गया। हालांकि मंत्रालय ने यह भी बताया कि बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश और असम के लिए CFR यानी सामुदायिक वन अधिकार का डेटा पेश नहीं कर सकी। आपको बता दें, मंत्रालय ने ये जवाब तब दिया है जब पर्यावरण मंत्रालय के नए वन संरक्षण नियम 2022 को लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और केंद्र सरकार के बीच विवाद की स्थिति बनी हुई है। आयोग का दावा है कि ये नियम आदिवासियों के भूमि अधिकारों को प्रभावित करेगा, जिसके बाद आयोग ने पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र लिखकर वन संरक्षण नियम 2022 पर रोक लगाने की मांग की थी। हालांकि पर्यावरण मंत्रालय ने इसे मानने से इनकार कर दिया। और आखिर में बात करेंगे MP लेड स्कीम यानी सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के बारे में। सोमवार को हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि MP लेड योजना के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत सांसदों को हर साल अपने निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मिलने वाले पैसे में से SC/ST इलाकों में एक निश्चित राशि खर्च करने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई थी। CPM के सांसद जॉन ब्रिटस ने इस फैसले के खिलाफ सरकार को एक पत्र भी लिखा था। उन्होंने MBB से बात करते हुए कहा था कि सरकार का ये कदम असंवेदनशील है और ये MP लेड के मूल उद्देश्य को विफल कर देगा। अब खबर मिली है कि मंगलवार को सरकार ने दिशा निर्देशों में किए गए इस बदलाव को वापस ले लिया। मंगलवार शाम केंद्र ने इस निर्देश में सुधार के लिए नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आबादी वाले इलाकों में बुनियादी ढांचे के विकास पर उचित ध्यान देने के लिए सांसदों को हर साल उनके लिए 15% और 7.5% धनराशि के आवंटन की सिफारिश करनी होगी। यानी कि सरकार ने अब पुराने प्रावधानों को ही बहाल किया है। आपको बता दें, इस योजना के तहत एक सांसद 5 साल में 25 करोड़ रुपए खर्च कर सकता है, जिसमें से कम 3.75 करोड़ रुपए SC के लिए और 1.87 करोड़ रुपए ST के लिए अलग रखे जाने होते हैं। अपने दूसरे सेगमेंट MBB पोल में आज हमने मैं भी भारत के YouTube चैनल पर आपसे एक सवाल किया था। वो सवाल था, देश के 13 राज्यों के आंकड़ों के आधार पर तैयार एक रिपोर्ट दावा करती है कि पिछले 30 सालों में देश में आदिवासियों पर जिस रफ्तार से अपराध बढ़े हैं,
उतनी रफ्तार से तो उनकी आबादी भी नहीं बढ़ी है। इस रिपोर्ट में इसके कई कारण बताए गए हैं। इसमें सबसे बड़ा कारण पुलिस और प्रशासन की इस तरह के अपराधों में नियमों और निगरानी व्यवस्था को नजरअंदाज करना बताया गया है। आप क्या कहते हैं? इस सवाल के जवाब में सबसे ज्यादा यानी 81% लोगों ने माना कि रिपोर्ट का निष्कर्ष सही है। वहीं 14% के मुताबिक समाज में अपराध बढ़ना एक स्वाभाविक क्रिया है। तो वहीं 5% ने पता नहीं का ऑप्शन चुना। लेकिन हमने ये सवाल क्यों पूछा था? देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम साल 1989 में पारित किया गया था। लेकिन इसके बावजूद देश में SC/ST के लोगों के खिलाफ दर्ज अपराधों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। 1000 से ज्यादा दलितों के गठबंधन दलित ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स नेटवर्क ने इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया है। इसके मुताबिक साल 1991 से 2021 तक यानी 30 साल की अवधि में अनुसूचित जाति समुदायों के खिलाफ अपराधों की संख्या में 177.6% की वृद्धि दर्ज हुई है। वहीं इसी अवधि में ST समुदायों के खिलाफ अपराधों में 111.2% की वृद्धि दर्ज हुई। रिपोर्ट के मुताबिक देश में इन दोनों वर्गों की जनसंख्या की तुलना में ये अपराध तेजी से बढ़े हैं। आपको बता दें, ये रिपोर्ट आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना समेत देश के 15 राज्यों से एकत्रित आंकड़ों पर बनाई गई है। राज्यों की बात करें तो इन 30 सालों में आदिवासियों के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध मध्य प्रदेश में दर्ज किए गए हैं। यहाँ 28.2% मामले दर्ज हुए। इसके बाद राजस्थान में 20.22%, ओडिशा में 8.50%, महाराष्ट्र में 7.23% मामले और तेलंगाना में 6.34% मामले दर्ज किए गए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इन मामलों में पुलिस ने चार्जशीट भी देरी से दायर की। SC/ST अधिनियम के तहत FIR दर्ज होने के 60 दिनों के भीतर चार्जशीट दायर की जानी चाहिए, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है। रिपोर्ट के मुताबिक 2016 से 2020 के बीच लगभग 46.8% अत्याचार के मामलों में चार्जशीट 60 दिनों के बाद दायर की गई। इस मामले में तेलंगाना का रिकॉर्ड सबसे खराब है। चार्जशीट दाखिल करने में लगने वाला औसत समय 100 दिन या 3.5 महीने था। इस रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें भी की गई हैं, जिसमें जाति के आधार पर पुलिस अधिकारियों के लिए संवेदनशीलता प्रशिक्षण, चार्जशीट दाखिल करने में देरी के कारणों की जांच और सुधार, और अंतिम फैसला सुनाए जाने तक जीवित बचे लोगों या पीड़ितों और उनके आश्रितों के लिए मुआवजे और पुनर्वास उपायों का पालन करना जैसे उपाय शामिल हैं। अपने तीसरे और आखिरी सेगमेंट अस्मिता और अधिकार में आज आपको बताएंगे ओडिशा के राष्ट्रीय जनजातीय शिल्प मेले और राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव के बारे में। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में सोमवार यानी 13 मार्च से ये दोनों आयोजन शुरू हो गए हैं। इन दोनों मेलों का आयोजन हर साल भुवनेश्वर स्थित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान करता है। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव अपने 12वें साल में पहुंच गया है और राष्ट्रीय जनजातीय शिल्प मेला का ये 10वां साल है। दोनों आयोजन भारतीय जनजातियों की पारंपरिक विरासत और संस्कृति की समृद्धि को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय जनजातीय शिल्प मेले में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और ओडिशा जैसे 14 राज्य अपने अलग अलग प्रकार के उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। इसमें बांस, लाख, धान शिल्प, पत्थर का काम, सबाई और सियाली शिल्प, लकड़ी का काम, पत्ता शिल्प, जनजातीय चित्रकला, लौह शिल्प, वस्त्र आदि शामिल हैं।
वहीं 3 दिवसीय जनजातीय नृत्य महोत्सव में 12 राज्यों के 17 जनजातियों के 25 लोक नृत्यों का प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें मिजो जनजाति का सोलकिया, चेराव और छेलम नृत्य, नीशी जनजाति का रेखमपाड़ा, गोंड जनजाति का गेड्डी, धेमसा, खपरी, मंदारी और झूमर नृत्य, कोया जनजाति का बीजा पांडु नृत्य, सहरिया जनजाति का स्वांग और कच्ची घोड़ी नृत्य, उरांग जनजाति का कर्मा और जात्रा नृत्य, राठवा जनजाति का होली घेरैया और घुमरिया नृत्य, झतापू जनजाति का टोकी जथारा, जौनसारी का हिरन और हाटी नृत्य, कुटिया कंधा जनजाति का धनगड़ा धनगिड़ी नृत्य, पंगवाल जनजाति का घुरई और जुकारू नृत्य, वहीं गालो जनजाति का पोपिर नृत्य शामिल है। और ये था आज का हमारा आदिवासी डेली बुलेटिन। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मिस कॉल दे सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप कोई सुझाव हमें भेजना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मैं भी भारत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।